1989 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। ये वो समय था जब राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले में घिरे थे। वीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में लेकर चलते थे। वो भाषण देते हुए कागज लहराते और कहते, मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा हैं। हालांकि उन्होंने कभी इसका पुख्ता सबूत नहीं दिया। मैं भारत का पीएम सीरीज के 7वें एपिसोड में बताएंगे कि कैसे एक मुड़ा कागज लहराकर वीपी सिंह ने राजीव गांधी की कुर्सी छीनी और बन गए देश के प्रधानमंत्री। राजीव और वीपी सिंह के तकरार की कहानी 18 मार्च 1986 में शुरू हुई, जब भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से 155 mm की 400 तोपें खरीदने का सौदा किया। 1988 में एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि बोफोर्स ने इस सौदे के लिए भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों को रिश्वत दी थी। उस वक्त वीपी सिंह रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने पहले ही एक अन्य रक्षा सौदे में गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बताए बिना। जब ये बात राजीव को पता चली तो वो वीपी से नाराज हो गए और पार्टी में वीपी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 4 दिन बाद बोफोर्स घोटाले का खुलासा हुआ। उन्होंने राजीव गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस से निकाले जाने के बाद जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। बाद में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हुआ। वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले के दम पर 1989 का चुनाव लड़ा और हर नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया। कांग्रेस ने इस चुनाव में 198 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। बहुमत मिलने के बाद अब बारी आई संसदीय दल की बैठक की। उस वक्त पीएम पद की रेस में चंद्रशेखर का भी नाम था। कुलदीप नैयर लिखते हैं, बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दी है और मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा। सब जानते थे कि अगर वीपी को पीएम नहीं बनाया तो पार्टी टूट जाएगी, इसलिए उनको पीएम बनाने की प्लानिंग तो शुरू हुई, लेकिन चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में 1 दिसंबर 1989 का दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपनी किताब रिलेंटलेस में बताया कि वीपी ने देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा था। इसके बाद हॉल में 2-4 तालियां ही बजी। तभी देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश वीपी को चाहता है। इससे नाराज चंद्रशेखर खड़े हुए और कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी जिंदगी का कारवा में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मुझे ये महसूस हुआ कि सरकार की शुरुआत ही बहुत कपटपूर्ण तरीके से हुई। यह बहुत निचले स्तर की राजनीति थी, जिसमें वीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने भावुक मसला बना दिया था। अब आता है शपथ ग्रहण का दिन। 2 दिसंबर 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने वीपी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने वीपी के लिए पीएम पद छोड़ दिया था, वो अब उप प्रधानमंत्री पद के लिए अड़ गए थे। पीएम बनने में मदद करने वालों को वीपी सिंह ने अच्छे पदों की सौगात दी। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। ऐसा कर वीपी ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की। वीपी चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 8 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की 23 वर्षीय बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया गया और बदले में 5 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। वीपी सिंह ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन बाद में रुबैया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया। इस घटना ने वीपी सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। एक किस्सा ये भी है जब वीपी सिंह मंडल और कमंडल की राजनीति में फंस गए। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर
देश में भारी उथल पुथल मचा दी। इस फैसले से ओबीसी कैटेगरी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण मिला। तब सवर्णों ने इसका जमकर विरोध किया। वीपी सिंह के इस फैसले ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वीपी सिंह का एक किस्सा आडवाणी की रथ यात्रा से भी जुड़ा है। 25 सितंबर 1990 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जो राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी। लेकिन मुलायम और लालू जैसे नेता यात्रा के विरोध में थे। वीपी ने आडवाणी को यात्रा रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को हिरासत में लिया गया। कहा जाता है कि वीपी सिंह ने खुद लालू यादव को इसकी सहमति दी थी। इससे नाराज होकर केंद्र की गठबंधन सरकार से भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शुक इंडिया में लिखते हैं, भाजपा के इस फैसले के बाद वीपी इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टियों के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहें। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिर्फ 11 महीने ही पीएम की कुर्सी पर रहे। इस घटनाक्रम के बाद जनता दल में टूट पड़ गई। कुछ चंद्रशेखर के साथ गए तो कुछ वीपी के साथ। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए कैसे राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए